हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश की एक नई कहानी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ इंग्लिश के बारे में सिर्फ देखा था, आज हम लोग उसका पूरा बेसिक इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है और किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो देखिए, जैसा आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है कि भाई क्या बोला गया, अब ऐसे करें इंग्लिश तैयार एकदम जीरो लेवल से। दिख रहा है ना? तो भाई यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे ना एकदम जीरो लेवल से, मतलब एबीसीडी से हम लोग शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि ये इंग्लिश होता क्या है, इसके बारे में हमने पूरे डिटेल्स में बात की है। फिर भी जो बच्चे का नहीं पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए एक बार मैं पूरा डिटेल्स बता देना चाहता हूँ। भाई इस इंग्लिश के बारे में यदि बात करें कि ये इंग्लिश क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या है, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भाई रे, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ये बात सबको शायद समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश क्या है जी। तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है भाई, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ये बात मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और मैं बताया था लैंग्वेज है तो कैसा लैंग्वेज है सर, तो ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बोलो, इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब कि वैसा भाषा जिसका प्रयोग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है उसे हम इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है रे भाई। अब इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, कहाँ से आया, सारी बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि भाई इंग्लिश जो है 449 को 449 ईस्वी को शुरू होता है। जर्मनी के ट्राइब्स थे एंग्लो सैक्सन्स ज्यूट। एंग्लो सैक्सन्स ज्यूट, इन लोगों ने मिलकर के जर्मनी से चल करके ग्रेट ब्रिटेन पे अटैक किए थे। और एंग्लो सैक्सन ज्यूट जो है ना, ये ट्राइब्स थे, जनजातियां थी। इन लोगों ने मिलकर के वहां पे अटैक करता है ब्रिटेन पे, फिर ब्रिटेन को अपने कब्जे में लेता है। और आपस में ये लोग यानी कि एंग्लो सैक्सन ज्यूट, इन लोगों ने मिलकर जो भाषा बोला करते थे वही भाषा डेवलप होकर के पहले इंग्लिश था, फिर इंग्लिश हुआ है। ये इंग्लिश की हिस्ट्री थी, 449 को शुरू हुआ था। फिर मैंने इंग्लिश का पीरियड्स भी बताया था कि बाबूरे इंग्लिश का 3 पीरियड होता है। मैंने बोला था ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। अगर वह डेट आपको याद होगा तो ओल्ड इंग्लिश जो चला है ना, वो 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक। और फिर मिडिल इंग्लिश का जो फेज रहा है, मिडिल इंग्लिश का जो इरा रहा है, युग रहा है, वो 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक। और 1500 ईस्वी के बाद अभी जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं भाई, वो है मॉडर्न इंग्लिश। क्लियर मामला? तो इंग्लिश के बारे में इतनी सारी बातें हम लोगों ने किया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बताइए। मैंने ये भी बताया था कि दुनिया का कोई भी भाषा जो आता है, इसकी उत्पत्ति होती है साउंड से। इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है लेटर। इंग्लिश में लेटर की संख्या 26। इन 26 लेटर्स को यदि एक जगह पे लिखते हैं तो ये पूरा सिस्टम अपने आप में अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट भी 26 होता है, दोनों में अंतर बस इतना है कि जब ए से जेड तक लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट जेड तक लिखा होता है भाई, इस पूरे सीरीज को, इस पूरे सिस्टम को हम अल्फाबेट कहते हैं। और जबकि इन 26 में से कोई भी 1 2 4 लिखा होता है तो वो लेटर कहलाता है। मैंने बताया था। अगला पॉइंट देखिए, अल्फाबेट ही है। ये जो अल्फाबेट है, अभी मैंने बताया कि ये जो अल्फाबेट है रे बाबू, अल्फाबेट कैसे होता है, तो सर ए से लेकर जेड तक, अभी आपने बताया सर ए से लेकर जेड तक ये अल्फाबेट कहलाता है। भाई जब ABCD हम लिखते हैं ना, यानी कि अल्फाबेट जब लिखते हैं, तो ये अल्फाबेट आपस में 2 भाग में बंटता है। इस अल्फाबेट में से कुछ लेटर्स को, दैट मीन्स 5 लेटर्स को हम वॉबल के नाम से जानते हैं। और रेस्ट ऑफ AEIOU, वॉबल के अंतर्गत ये 5 लेटर आता है, AEIOU, जैसा कि मैंने बताया था। बाकी जो बच गया ना, वो कहलाता है कॉन्सोनेंट। क्या कहलाता है रे बाबू? कॉन्सोनेंट। मैंने बताया था ऐसा। AEIOU को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो अपने आप में कॉन्सोनेंट कहलाता है। कोई दिक्कत? कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है सर? तो 21। कैसे पहचानेंगे? तो मैंने बोला रेस्ट ऑफ AEIOU, AEIOU को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो अपने आप में कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे की कहानी को करते। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग बात,
बाबू इस अल्फाबेट में, अगर इस अल्फाबेट में ALPHAVET में लिखा हूं, अगर इस अल्फाबेट में हम एस लगा देते हैं तो इस अल्फाबेट का मतलब हो जाता है भाषा। हिंदी में क्या बोलेंगे? भाषा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। LANGUAGE लिखा हूं, राइटिंग नहीं समझ में आएगा इसलिए मैं उसका मीनिंग्स को बोल देता हूं भाई। अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं रे बाबू वर्णमाला। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। आप खुद बताओ, ये अपने आप में जब 26 होता है तो क्या इसमें एस या ईएस लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, अल्फाबेट खुद ब खुद प्लूरल वर्ड है, इसमें एस लगाने से इसका प्लूरल नहीं बनता बल्कि इसका अर्थ बदल जाता है। अल्फाबेट का मतलब हिंदी में वर्णमाला, और अल्फाबेट में जब एस लगा दिया अल्फाबेट्स, दैट मीन्स लैंग्वेज, मीन्स भाषा होता है। क्लियर मामला? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हूं मैं, लेटर। बाबू रे अभी मैंने बोला है कि जब अल्फाबेट ए से जेड तक पूरा सीरीज लिखा होता है तभी अल्फाबेट होता है। इन 26 में से कोई भी लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4, कोई भी लेटर लिखेंगे तो मतलब अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। अल्फाबेट के अंतर्गत 26 लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स मैंने क्या बोला, दूसरी भाषा में आप इसे समझ सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप अपने आप में लेटर होता है। ठीक है जी, किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? लेटर। जब आप लेटर भी इंग्लिश में लिखेंगे बाबू, लेटर की संख्या भी मैंने बताया था 26 होता है जी। तो ये भी दो प्रकार का होता है लिखावट के हिसाब से, एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है जी स्मॉल लेटर। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे ABCDE, पढ़े हैं भाई, ये वाला कहलाता है स्मॉल लेटर। और यहाँ पे जो पढ़े हैं ना आप ऐसे वाला ABCDEF, ये जो होता है ना ये होता है कैपिटल लेटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना है यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर बहुत बड़ी बात होती है। कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो मैं बता दूं, इसका 3 पॉइंट तो बेसिक चीज है जो आपको जानना ही चाहिए। जैसे मैंने बोला एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। क्या बोला जरा बोल के बताना भाई। एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, विथ अ कैपिटल लेटर। मैंने बोला कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत कौन सा लेटर से होता है? एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। मतलब दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं ना कि कोई भी जो वाक्य होता है ना, उस वाक्य का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है भाई। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राजू इज अ गुड बॉय। अब बाबू रे यहाँ पे मैंने जो राजू लिखा है वो आर कैपिटल है। अगर कोई ऐसे लिख देगा ना कि राजू इज अ गुड बॉय, दैट मीन्स ये सेंटेंस गलत हुआ बिकॉज ऑफ दिस लेटर। समझ में आया? इस लेटर के वजह से ये पूरा वाक्य गलत होगा। पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, इस बात को आप देखिए भाई। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, the first letter of a proper noun of a proper noun is always capital, is always capital, is always capital। क्या बोला रे बाबू, बोल के बताना। the first letter of a proper noun is always capital। किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मान लो मैंने बोला राहुल, राहुल इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर राहुल तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ इसलिए कैपिटल लेटर है। बट देखो बाबू, मैंने बोला इट इज राहुल, इट इज राहुल, दूसरा सेंटेंस देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। इट इज राहुल, RAHUL, इट इज राहुल हु हेल्प्स मी, हेल्प्स मी। अब बता बाबू, यहाँ पे तो राहुल वाक्य के बीच में आया, फिर भी मैं इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मान लो मैंने और भी सेंटेंस एग्जांपल्स लिया, मैंने बोला आई लाइक राहुल, मैं किसे पसंद करता हूं? राहुल को। बाबू रे यहाँ पे राहुल तो अंत में आया, ये भी तो प्रॉपर नाउन है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हूं। मतलब इससे ये पता चलता है कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर तीसरा देखेंगे बाबू। पॉइंट नंबर तीसरा क्या कहता है, एनी एब्रिविएशन,
एनी एब्रीविएशन, ABBREVIATION लिखा हूं रे भाई। एनी एब्रीविएशन इज written in proper capital letter, written in capital letter। क्या बोला बाबू, एक बार बोल के बताना। एनी प्रॉपर नाउन, एनी एब्रीविएशन इज रिटन इन कैपिटल लेटर, एनी एब्रीविएशन इज रिटन इन कैपिटल लेटर। कोई भी एब्रीविएशन जो होता है ना, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन क्या होता है बुआ, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनी एब्रीविएशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनी एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, SHORT, शॉर्ट फॉर्म इज रिटन इन प्रॉपर नाउन, एनी एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म इज रिटन इन कैपिटल लेटर, रिटन इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। क्या बोला, बोलिए जरा। एनी एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मीनिंग देख लेना आपको, ABBREVIATION लिखा हूं, मतलब शॉर्ट फॉर्म इज रिटन इन कैपिटल लेटर। कोई भी शॉर्ट फॉर्म जो है ना, वो भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल पे मैंने बोला DM, मैंने बोला MLA, आप नाम सुने होंगे, NCC आप नाम सुने होंगे, VIP, ये सब का सब कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। क्या क्या, कि पहला पॉइंट मैंने बताया रे बाबू कि किसी भी वाक्य का शुरुआत कैपिटल लेटर से होगा, किसी भी वाक्य का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर हो। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि कोई किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तीसरा मैंने बोला रे बुआ कि किसी भी एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर ही नहीं बल्कि सभी लेटर्स, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। कोई दिक्कत? आगे की कहानी हम करते हैं। जब एक से ज्यादा लेटर मिलेगा भाई, मैंने अभी बोला, एक बात मेरे को बताना, किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप पूछेगा तो क्या बोलोगे कि सर लेटर है। किसी भी भाषा में सबसे छोटा क्या होता है, तो वो लेटर होता है ना जी। एक लेटर से, एक से ज्यादा लेटर जब मिलता है तो वर्ड मिलता है, वर्ड बनता है। फिर से सुनो, जब एक से ज्यादा लेटर मिलेगा तो वर्ड बनेगा, और जब एक से ज्यादा वर्ड मिलेगा तो फ्रेज बनेगा, या फिर सेंटेंस बनेगा, या फिर क्या बनेगा, सेंटेंस। मैंने बोला जरा एक बार बोल के बताना मेरे साथ। किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता, लेटर। जब एक से ज्यादा लेटर मिलता है तो क्या बनता है, वर्ड। जब एक से ज्यादा वर्ड मिलता है तो क्या बनता है रे भाई, फ्रेज या सेंटेंस। ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। क्या बोला, ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज, एंड विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर से समझिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट मेरा जो है वो सेंटेंस ही है। दैट्स यू नो व्हाट सेंटेंस, सेंटेंस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज नॉट, किसी भी भाषा का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है ना, वो सेंटेंस कहलाता है, और सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे हम लेटर कहते हैं रे बाबू। अब ये सेंटेंस आपस में तीन भाग में बंटता है। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं वर्ब, और तीसरे को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कभी कभी इसके जगह पे आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है। क्या वो लिखकर, मैंने क्या लिखा है जरा बोलना एक बार, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। बाबू रे तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ब। वी कैन से दैट verb is an essential part of a sentence because without verb we can't complete sentence। क्या बोला, एक बार बोल के बताना। verb is an essential part of a sentence। किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, verb होता है। so we can say that without verb we can't complete sentence। बिना verb के भाई हम सेंटेंस कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। and before verb subject is used, and after verb object or complement is used। this is the basic funda of
टू जज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना कि ये बहुत बेसिक सा फंडा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जज करने का, पहचानने का रे भाई। ठीक है, फिर से सुन ले, सेंटेंस में 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बोला तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सर, तो वर्ब है। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो सर जब वर्ब इतना जरूरी होता है तो भाई वर्ब होता क्या है, तो मैंने बोला कि जो काम है वो वर्ब है। दुनिया में जो भी काम को रिप्रेजेंट करता है, किसी काम के बारे में बताता है, वो अपने आप में क्या होता है, वर्ब होता है। बाबू रे जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और जो इस काम से प्रभावित होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर मामला। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट सर वर्ब है। वर्ब क्या होता है सर, तो जो भी काम है वो वर्ब है। पढ़ना, लिखना, खाना, उठना, पीना, रोना, धोना, आना जाना, सब काम है। जो भी काम है वो अपने आप में क्या है, वर्ब है। इस काम को जो करेगा वो सब्जेक्ट होगा, जो काम से प्रभावित होगा रे भाई वो ऑब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात भाई मेरे, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का जो काम करता है ना, वो कोई भी नाउन या प्रोनाउन करेगा। नाउन या प्रोनाउन। बाबू रे ये जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का, या कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया वह सब जो सब्जेक्ट की जानकारी को फुलफिल करता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने, सुनना जरा ध्यान से। अरे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया वह शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, सब्जेक्ट की जानकारी को फुलफिल करे, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ आ रही है। तो सर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करेगा, तो सर नाउन या प्रोनाउन। सर ये नाउन क्या होता है अभी आगे बताएंगे, मैं बताऊंगा मैं, ठीक है भाई, आगे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। नाउन क्या होता है, तो जो दुनिया में है उसे हम नाउन कहते हैं। मेरा अपना तरीका है, जो दुनिया में है, जो इस ब्रह्मांड में है वो अपने आप में नाउन है। जो शब्द नाउन के बदले में आता है वो प्रोनाउन। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम पूरा क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है। अभी तो सेंटेंस के बारे में पढ़ा ना, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस की मैं बात करता हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है जरा देखना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में यदि मैं बात करूं तो बाबू रे ये होता है अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के हिसाब से रे बाबू। जो ये सेंटेंस होता है 3 प्रकार के। एक का नाम आप लोग सुने होंगे सिंपल सेंटेंस, दूसरे का नाम सुने होंगे कंपाउंड सेंटेंस, तीसरे का नाम सुने होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। भाई रे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो आज तक पढ़ते आए हो ना सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एस भी हो, ऐसे पढ़ते हो ना, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर मामला। लेकिन हाँ, सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब जिसका अपना अर्थ हो, स्वतंत्र रूप से अर्थ हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मतलब रे बुआ, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो सिंपल सेंटेंस होता है। और ये इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इसका अपना अर्थ होगा। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा सर, जब दो सिंपल सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जब दो सिंपल सेंटेंस को किसी कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा तो वो होगा, क्या बोलो, कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर, तो जिसमें एक तो सिंपल सेंटेंस होगा जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट भी बोले, लेकिन दूसरा जो पार्ट होगा वो डिपेंडेंट होगा, इसी पे निर्भर करेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस इज आल्सो सेड टू बी सिंपल। अभी मैंने बताया ना भाई, सिंपल सेंटेंस को ही इंडिपेंडेंट कहते हैं। और दूसरा इसमें डिपेंडेंट होगा, जो एक पहला वाक्य पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यदि मैं बात करूं तो फंक्शन के हिसाब से बाबू रे, फंक्शन के हिसाब से ये 5 प्रकार का होता है। आप ऐसे भी नाम सुने होंगे ना, असर्टिव सेंटेंस। बस एक बार सुन लो, बाकी मैं डिटेल्स किसी दिन पढ़ा दूंगा। ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस। दूसरे का नाम मैं बताऊं तो होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। भाई राइटिंग नहीं समझ में आएगा इसलिए कभी कभी मीनिंग में बोल देता हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE। नंबर चौथा रे बाबू ऑप्टेटिव, आप लोग नाम सुने होंगे। और नंबर 5वां जो होता है ना वो होता है एक्सक्लामेटरी। भाई ये 5 सेंटेंस जो होता है ना अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से सेंटेंस 3 प्रकार, सॉरी 5 प्रकार का होता है।
असर्टिव सेंटेंस जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो, ACCRTIV लिखा हूं, ACCRTIVE, ठीक है, मीनिंग्स पे ध्यान देना भाई। असर्टिव सेंटेंस मतलब जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू रहे, सिंपल लैंग्वेज में, अपना भाषा में सीखो आप। जो सेंटेंस मैंने बोला सब्जेक्ट से शुरू रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे सर, असर्टिव। जो सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। यानी जिस वाक्य से प्रश्न का पता चलेगा वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव। और जो वाक्य भी1 से शुरू होगा, ये डोंट नेवर से शुरू हो जाए, डोंट नेवर से शुरू हो, डोंट नेवर प्लस भी1 रहेगा, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट भी1 भी हो सकता है, जैसे हेल्प मी, सपोर्ट मी, थोड़ा सपोर्ट करो रे भाई, मैं बोलता हूँ ना, सपोर्ट मी, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विथ मे, ऑप्टेटिव OPTATIV लिखा हूं, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विथ मे बट इट्स नॉट सर्टेन। भाई रे जनरली जो होता है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है और इसके वाक्य के अंत में एक्सक्लामेशन साइन होगा। वाक्य में से शुरू होगा और वाक्य के अंत में एक्सक्लामेटरी साइन होगा, एक्सक्लामेशन मार्क्स होगा, ठीक है, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। बट कोई जरूरी नहीं में से शुरू होता है। एक बात मैं बता सकता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से 4 चीज का सेंस होता है भाई। जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। जब हम किसी को ब्लेस दे रहे, ब्लेसिंग कर रहे होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, जब हम अपनी इच्छा बता रहे हैं तो विश, यानी कि 4 चीज सेंस समझो, प्रे, ब्लेस, कर्स, कर्स बोला, क्रश नहीं, कर्स, और क्या भाई, विश। ये 4 चीज का बोध होता है किससे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार बोल के बताना, प्रे, ब्लेस, बोलना यार, प्रे, ब्लेस, कर्स, विश, ये 4 चीज का जिससे बोध होता है उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी किसे कहते हैं सर, जिस वाक्य से खुशी को प्रकट करना हो, जिस वाक्य के माध्यम से हमें गम को दिखाना हो, दुख को दिखाना हो, कभी रिग्रेट पश्चाताप को दिखाना हो, सरप्राइज आश्चर्य को बताना हो, है ना, कभी किसी को एंगर गुस्सा को प्रकट करना हो, तो इन सारी चीजों हम किसके अंतर्गत करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। समझ में आया, एक बार फिर से बताना। फंक्शन के हिसाब से सेंटेंस 5 प्रकार का, असर्टिव जो जनरल सेंटेंस से शुरू होता है, जनरली यानी जनरल वाक्य बोल सकते हो जो सेंटेंस से शुरू रहता है, इंट्रोगेटिव जिससे प्रश्न का बोध होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जो भी1 से शुरू हो या डोंट नेवर प्लस भी1 से शुरू हो, ऑप्टेटिव जो जनरली में से शुरू होता है, एक्सक्लामेटरी जिसमें हम लोग खुशी को प्रकट करते हैं, दुख को दिखाते हैं, सरप्राइज को दिखाते हैं, एंगर को दिखाते हैं, ये सब कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे देखते हैं बाबू, नंबर। नंबर क्या होता है, नंबर मीन्स जो गिनती को बताता है, the word which denotes the quantity of anything, the word which denotes the quantity of anything is called number। भाई जो किसी चीज के नंबर के बारे में बताए उसे हम नंबर कहते हैं, गिनती के बारे में बताए, क्वांटिटी के बारे में बताए उसे गिनती कहते हैं। हिंदी की मैं बात करूं तो वचन होगा, तो बाबू रे नंबर होता है 2 प्रकार का, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स 1 थिंग और 1 पर्सन, 1 थिंग और 1 पर्सन बाबू रे, जिससे एक का पता चले उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और प्लूरल किसे बोलेंगे सर, तो मोर देन 1। क्या बोला, मोर देन 1, मोर देन 1 थिंग और पर्सन, यहां भी जोड़ सकते हैं आप, मोर देन 1 थिंग और पर्सन, ठीक है जी, मोर देन 1 थिंग और पर्सन। भाई नंबर क्या होता है, तो जिससे एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, तो प्लरल बोलते हैं। जिससे एक व्यक्ति वस्तु का पता चलता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं। इसमें बहुत बड़ी चीज है नहीं, फिर से सुन लो, नंबर का मतलब जो गिनती बताता है। अगर कोई चीज गिनती में एक है मतलब अपने आप में सिंगुलर है, एक से अधिक है मतलब अपने आप में प्लूरल है। क्लियर मामला। पर्सन का नाम आप लोग सुने होंगे बचपन से, यही सब तो बचपन में पढ़े हो यार बेसिक में। पर्सन होता है 3 रे बाबू, एक होता है फर्स्ट पर्सन, मैं लिख ही देता हूँ पूरा, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरे का नाम आप लोग सुने होंगे बुआ सेकंड पर्सन, और तीसरा को बताओ जरा थर्ड पर्सन। मैं जानता हूँ इन सारी बातों को आप लोग जानते हैं, बट हमारा फर्ज है, मैंने लिखा है थंबनेल में कि एकदम 0 लेवल से, तो बेसिक लेवल से जो बेसिक चीजें होती है, इंग्लिश का जड़ बोल ले तो ये जड़ है, इसे मतलब जड़ को मजबूत करना आपका काम है। जितना अच्छा है आपका जड़ होगा ना, जितना मजबूत जड़ होगा उतना ही तगड़ा आपका इंग्लिश होगा रे भाई। FIRST लिखा हूं मैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चा, तो स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एंड लिसनर,
LISTENER भी लिख सकते हो, HEARER भी लिख सकते हो। लिसनर या हियरर इज द सेकंड पर्सन, यानी सुनने वाले को सेकंड पर्सन हिंदी में बोला रे सुनने वाला। क्या बोला, बोल के बताना एक बार। सुनने वाला, यहाँ पे क्या होगा बोलना, तो बोलने वाला, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। वन हु स्पीक्स अबाउट अनदर, स्पीक्स अबाउट अनदर, मैंने बोला जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन, स्पीक्स अबाउट अनदर, अबाउट अनदर, भाई जिसके बारे में बात करेंगे, जिसकी चर्चा हो, जिसका चर्चा हो, वो क्या कहलाएगा बताना एक बार, थर्ड पर्सन होगा। क्लियर मामला, एक बार बोलो, बोरे जिसके बारे में बात करेंगे वो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। भाई जो बोलने का काम करेगा वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने का काम करेगा सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो शब्द आता है, आई और वी। आई अपने आप में सिंगुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आई अपने आप में सिंगुलर होता है और वी अपने आप में प्लरल होता है। फर्स्ट पर्सन में दो ही शब्द आता है, एक आई और दूसरा वी। आई अपने आप में सिंगुलर है और वी अपने आप में प्लरल है, ठीक है भाई। सेकंड पर्सन में एकमात्र शब्द होता है, वो शब्द है यू, और यू अपने आप में सिंगुलर और यही शब्द अपने आप में प्लरल होता है। अब सुनो, थर्ड पर्सन याद नहीं करना है, आई बी यू को छोड़कर कुछ भी लिखा हुआ है, आई बी यू को छोड़कर कुछ भी लिखा हुआ है, वो कौन सा पर्सन में होगा, थर्ड पर्सन में। मैं आपको जानकारी के लिए लिख देता हूं कि आई बी यू को छोड़कर क्या क्या बचेगा सर, तो मेरे भाई इसमें आता है ही, सी, इट और वन। ये चार शब्द रे बाबू अपने आप में सिंगुलर है, कैसा है जी, सिंगुलर है। लेकिन थर्ड पर्सन में ही एक शब्द आता है दे, ये शब्द अपने आप में प्लुरल है, और थर्ड पर्सन में ही आता है नाउन या नेम को भी थर्ड पर्सन में रखा जाता है। तो मेरे भाई ये अपने आप में सिंगुलर भी और प्लुरल भी हो सकता है। जब एक नाम रहेगा तो सिंगुलर और एक से ज्यादा रहेगा तो प्लुरल। कोई दिक्कत इसमें, सबको समझ आया ना? थोड़ा वीडियो में ज्यादा स्पीड बोल रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है, बट आप लोग थोड़ा स्लो करके देख लेना। वैसे इतना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसको बोला जाता है शब्द भेद। शब्द भेद, क्लियर मामला, शब्द भेद, भाई शब्दों का भेद। मैं बता दूं, दुनिया में जितना भी अंग्रेजी का शब्द है, दुनिया में जितना भी अंग्रेजी का वर्ड है, इन सभी वर्ड्स को, इन सभी शब्दों को रखा गया कहाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सुन लीजिए जरा सा, मैंने बोला वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड्स आर डिवाइडेड, DIVID, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। कितने, EIGHT लिखा हूं रे बुआ, बोलना एक बार। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू their function, according to their function in the sentence, in the sentence is called या is known as parts of speech, is known as parts of speech, parts of speech। क्या बोला जरा एक बार बोल के बताना। वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, इनटू 8 क्लासेस। कितने भागों में भाई, 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, ये दियर किसके लिए लाया, ये वर्ड्स के लिए। थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे होता है, दियर आया। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, इन शब्दों के काम के अनुसार शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो सेंटेंस में। अभी तो बताया था यार कि किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप लेटर, जब एक से ज्यादा लेटर मिलता है तो वर्ड, और एक से ज्यादा वर्ड मिलता है और अर्थ देता है तब सेंटेंस। तो शब्दों का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेंटेंस में। इज नोन एज, उसे जाना जाता है किस नाम से, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। एक बार बोलना, किस नाम से जाना जाता है बुआ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? दुनिया की सभी शब्दों को उस शब्द के काम के अनुसार 8 भाग में बांट दिया है, वही भाग हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। और वो 8 भाग का सबसे पहला भाग आप लोग जानते होंगे, नाउन होता है। दूसरा का नाम सुने होंगे, प्रोनाउन होता है। भाई तीसरा क्या होता है बताइएगा जरा कोई। तीसरा का नाम सर आपने बताया है हमें कि एडजेक्टिव होता है, पढ़ के सुनाना, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव होता है।
और चौथा रे बाबू ये वर्ब होता है, और पांचवा एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, और छठा ये प्रेपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है, और नंबर सातवां जो है रे बाबू कंजंक्शन होता है, और नंबर आठवां पे इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है रे बुआ, INTERJECTION लिखा हूं। ठीक है, फिर से सुनना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भाग में इसी 8 नाम से जाना जाता है। मतलब कि दुनिया में जितना भी अंग्रेजी का शब्द है ना, कोई भी शब्द तू बोल ले, इसी 8 में से किसी ना किसी भाग का होगा। चाहे तो वो शब्द अपने आप में नाउन हो, या प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, इंटरजेक्शन हो। अब इन सभी का चर्चा मैं बारी बारी से डिटेल्स में करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अगला वीडियो तभी आएगा, जैसे मैंने ये सेकंड वीडियो तभी अपलोड कर रहा हूं मैं, जब मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। नेक्स्ट अगर मुझे ये बात बोलना पड़ेगा, तो आई थिंक कि औरों की तरह तो मुझे भी ले रहे हो यार, कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। ये आपका ड्यूटी है, और आप अपना ड्यूटी अच्छे से निभाइए। मैं अपना ड्यूटी बहुत ईमानदारी पूर्वक करता हूँ, और आगे भी करता रहूंगा। दैट्स ऑल। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।